द मार्वल यूनिवर्स वर्सेस पनिशर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमें पनिशर बता रहा होता है कि किस तरह से प्लाग दुनिया के अंदर फैला था। मतलब इस प्लाग के फैलने की असल वजह थी वो खुद पनिशर ही था, क्योंकि पनिशर ने कुछ ऐसे लोगों का पता लगाया था जो कि एक डील कर रहे थे जो कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दरअसल यहाँ पे जो वेपन है वो कोई आम वेपन नहीं बल्कि बायो वेपन है, और उसी की वजह से ये सारा का सारा केमिकल हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता है। और उसके ठीक 7 महीने बाद ये सब होना शुरू होता है जब स्पाइडरमैन पहली बार वो ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है और उसने अपना ट्राइब बना लिया है और वो पनिशर से कुछ बात करना चाह रहा है, वो उसके लिए कुछ क्लूज छोड़ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से पनिशर जो है उसको ढूंढता है और हम देखेंगे कि स्पाइडरमैन के पास ऐसा क्या है जो कि वो पनिशर के पास आना चाह रहा है। अब आगे तो यहाँ से वॉर जनरल डे 1830 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पनिशर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे किसी का मुकाबला कर रहा है और वो बिल्डिंग का शीशा तोड़ते हुए बाहर की तरफ आता है। सेम फक डिफरेंट डे। वेल आज कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज इसका मुकाबला हम देखते हैं कि पनिशर का किसी और से नहीं बल्कि द इनक्रेडिबल हल्क से हो रहा होता है, जो कि इस वक्त एक ज़ॉम्बी बना हुआ है। और हल्क आता और बोलता है कि ईट हल्क। और आप जानते हैं कि हल्क के सामने पनिशर बेचारा क्या ही कर सकता है, और हल्क यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तबाही मचा रहा होता है पूरे शहर के अंदर। और पनिशर हमें बता रहा होता है कि मैं कभी इस सन ऑफ अ बीच के साथ मुकाबला नहीं करा, क्योंकि सच में मैं कभी से लड़ना ही नहीं चाहता था। इसको मैंने काफ़ी सालों से नहीं देखा हल्क को हमारे एरिया में आते हुए। आखिरी बार मैंने इसको देखा था कि इसकी वुल्वरीन के साथ उस ब्रिज के ऊपर जंग हो रही थी और उसने उस वुल्वरीन की बहुत बुरी हालत कर दी थी। लोगन ने ऑलमोस्ट उसको मार ही था, लेकिन तभी ये ऑलमोस्ट वर्ड जो है हमें बीच में फंसा देता है। इंडस्टेबल मेटल क्लॉज माई एस। वहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से उसने लोगन का एक हाथ चबा लिया था, वो भी उसी मेटल का बना हुआ था। मेरे हिसाब से कुछ भी इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, सिर्फ उसकी फोर्स करने का सही तरीका हमें आना चाहिए। और हम देखते हैं कि लोगन का वो जो बेचारे का एक क्लॉ जो टूट गया था अब दरअसल वो पनिशर के पास रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि पनिशर बेसिकली यहाँ पे हॉकाई का बो एंड एरो और यहाँ पे वुल्वरीन का एक क्लॉ जो है उसको एरो के तौर पर इस्तेमाल करता है और वो हल्क से मुकाबला करता है। और हम देखते हैं कि हल्क गुर्राते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन पनिशर वो एरो से उसकी आंख में मारता है और हल्क वहीं पे गिर जाता है तड़पते हुए। और हम देखते हैं कि यहाँ पनिशर फुल अपने स्वैग के अंदर खड़ा हुआ होता है हल्क के सामने, और हल्क उसकी तरफ आ रहा होता है उसको मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो पनिशर तक पहुंच पाए उसकी जान वहीं निकल जाती है और हल्क अपने घुटनों पे आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पनिशर यहाँ खड़ा हुआ होता है और हल्क की तरफ देख ही रहा होता है। अचानक पीछे से उसको आवाज़ आती है, हमें बचाओ। इनमें से कुछ जो है बोल सकते हैं जैसा कि डेडपूल, लेकिन ये आवाज़ उसकी नहीं है। ये डिफरेंट लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, खासकर इतनी डिफरेंट कि ये एक ह्यूमन आवाज़ लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी पास के ब्लॉक से आ रही है। और पनिशर दौड़ते हुए उस आवाज़ की तरफ जाता है और एक चर्च के पास पहुंचता है। और हम देखते हैं कि वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, कोई है यहाँ पे। और पनिशर साथ में ये भी बता रहा होता है कि जब से ये दुनिया ख़त्म हुई है ये मॉन्स्टर्स ने मुझे फंसाने के लिए बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हैं, लेकिन इनको अब और कोई जगह नहीं मिली थी जिन्होंने मुझे चर्च के अंदर बुला लिया है। हो सकता है कि गॉड मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हो या फिर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत ही अलग हो जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस तरह देखते हैं पनिशर चर्च के अंदर घुसता है दरवाज़ा तोड़ते हुए, और उसको चर्च के नीचे बेसमेंट में से आवाज़ आ रही होती है कि प्लीज़ कोई है यहाँ पे हमारी मदद के लिए। तो पनिशर बोलता है कौन हो, सामने आओ। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि ओ माय गॉड, क्या सच में तुम सच में कोई इंसान हो, हमारी मदद के लिए आए हो। लगता है कि गॉड ने हमारी बात सुन ली है। और पनिशर हम देखते हैं कि उस कुएं की तरफ आता है, देखता है कि वहाँ पे एक पादरी और एक बच्चा होता है कि थैंक गॉड उसने हमारी प्रेयर सुन ली। लेकिन पनिशर यहाँ पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलता है कि सन ऑफ अ बिच। कि पादरी मैं तुम्हें बताता चलूँ कि गॉड अब काम नहीं करता है, उसने तुम्हारी सुनना बहुत पहले ही बंद कर दी है। इसको अपनी कमर से बांध लो ताकि मैं तुम्हें ऊपर खींच सकूँ। और इस तरह पनिशर नीचे एक रस्सी फेंकता है और उनको बोलता है कि इसको पकड़ के ऊपर आ जाएं। लेकिन अगले पल जब वो रस्सी से उनको खींच रहा होता है उसको पीछे से आवाज़ आती है और पनिशर पलटते ही गोली चलाता है, क्योंकि आपको पता है कि पनिशर पहले गोली चलाता है, सवाल बाद में करता है। और उसको वहाँ पे हम देखते हैं कि एक शेडो नज़र आता है और दूसरी तरफ से उसके मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है जिससे पनिशर बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन वो रस्सी अभी भी नहीं छोड़ता है। और दरअसल हम देखते हैं कि यहाँ पर पनिशर का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि वेनम सिम्बियोट से होने वाला है। और वो बोलता है कि पनिशर, उसने मुझे बोला था कि तुम आओगे, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। लेकिन पनिशर हम देखते हैं अगले पल निकाल के एक तलवार उसके अंदर घुसाता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी तलवार वेनम का क्या बिगाड़ सकती है? मैंने रेंजर्स की पूरी एक टीम खाई है जो कि मुझसे लड़ने के लिए आए थे, और हाँ वह काफ़ी ज़्यादा क्रंची थे। तो पनिशर बोलता है कि डम्बैस, वो नाइफ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, असल चीज़ तो ये करेगी। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक अजीब सी गन निकालता है और बोलता है कि अब तुम गए। लेकिन वो एकदम बोलता है कि नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अजीब व गरीब जो गन होती है उससे जब वेनम को लगती है तो वो सच में ठंडा हो जाता है। और वो बताता है कि दरअसल ये एक पल्स पिस्टल है जो कि कभी स्क्रल की हुआ करती थी, लेकिन उस स्क्रल को भी मैंने मार दिया तो अब ये मेरी हो चुकी है। और वो बोलता है वहाँ पे उसकी तरफ खड़ा हुआ देखते हुए कि अफसोस की बात है कि इस वेनम का सर भी मेरे लिए ट्रॉफी हो सकती थी, लेकिन अब उसका सर बचा ही नहीं है।
खैर मैं तो सोच इस बारे में रहा हूँ कि वो मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा नहीं जो कि मुझे सुनना है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो पादरी आके उससे गले मिल जाते हैं और बोलते हैं कि ब्लेस यू हुसन, तुम्हारा खुदा बहुत अच्छा करे, तुम तो एक वॉरियर हो, तुम तो एक सेंट हो हमारे लिए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चा पनीशर से आगे बोलता है कि डैडी मुझे हक कर लीजिए। और पनीशर बोलता है कि मैं कोई सेंट वेंट नहीं हूँ पादरी, मैं सिर्फ एक शूटर हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और इस बच्चे से कहो कि मुझसे दूर रहे और अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जोरदार, और पनीशर बोलता है कि यहाँ से निकलो फौरन, यहाँ पे कोई और मसला भी है। और अगले पल हम देखते हैं कि बहुत सारे शेडोज चर्च के अंदर नजर आते हैं और पादरी और बच्चे वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि यहाँ पे और भी सिम्बियोट्स मौजूद होते हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन पनीशर अपने सारे के सारे बॉम्ब्स की पिन निकालता है, पीछे पलटता है और उनकी तरफ फेंकते हुए आगे बढ़ जाता है, और वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। और पनीशर इस तरह उस बच्चे और पादरी को लेकर अपने साथ आ रहा होता है। और पादरी बोलते हैं कि बहुत वक्त से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं बीमार क्यों नहीं पड़ा और मेरे साथ ये बच्चा क्यों नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि गॉड का शायद मेरे ऊपर कोई खास ही हाथ है, इसलिए उसने मुझे अभी तक उनकी तरह नहीं बनाया है। लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि माजरा कुछ और ही है। तो ये इम्यूनिटी ये क्या है, तुम्हें इसके पता है कि इसके पीछे क्या वजह है जिस वजह से ये प्लाग हमारे ऊपर अभी तक हावी नहीं हुआ है और तुम और मैं अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पनीशर अचानक चलते चलते रुक जाता है। तो पादरी पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे पनीशर झुक के बैठते और अपने दिल में बोल रहा होता है कि मैंने डेडपूल के पीसीस को पूरी सिटी के अंदर दफनाया था, लेकिन यहाँ पे इसकी कब्र खुदी हुई है और इसके पीस गायब हैं। इसका मतलब है कि वो मरा नहीं है, सन ऑफ अ बिच, और मुझे उसको फिर दोबारा से मारना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेडपूल कितना ज़्यादा ढीठ है कि पनीशर ने उसके सारे पीसीस करके अलग अलग जगह पे दफना दी और उसके पीसीस भी निकल के यहाँ से बाहर चले गए। और पनीशर उनकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोग एक अपोकलिप्स के बीच में हैं पादरी, और रॉन्ग की हमारे पास सिर्फ एक ही फ्लेवर है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चीज़ अब अच्छी रही कहाँ हैं। और इस तरह पादरी अपनी छोटी सी एक जो है ओरिजिन स्टोरी बताते हैं कि उनकी शुरुआत ये सब कैसे हुई। तो बोलते हैं कि मैं किचन के अंदर काम करता हूँ ब्रॉन्क्स के अंदर, और मैं किचन के अंदर सूप वगैरह बनाया करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं। और वहाँ पे ये प्लाग इसी तरह मेरे पास आया। एक दिन मैं इसी तरह नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ये सब कर रहा था, लेकिन अचानक जब मैं वहाँ से वापसी बाहर आया तो देखा कि वो सब एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, और यह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फैलती गईं और कुछ सुपर हीरोज़ भी वहाँ पे थे और चीज़ें बद से बदतरीन हो गईं। मैं वहाँ से आगे बढ़ता रहा और मेरे साथ जितने लोग थे मैंने उनको बचाने की कोशिश करी, मतलब मैं जितने बचा सकता था मैंने बचाए। पहले तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सर्वाइवर्स हुआ करते थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ देम हुआ करते थे। मैंने जिन जिन को ढूंढा उनको अपने साथ रखा, लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे ये डिसीज़ फैलता गया तो हम लोग आपस में कम होते रहे, और मैं सबको तो नहीं बचा सकता हूँ खैर। और इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग कम होते रहे, और वो दिन बहुत ही ज़्यादा टेरिबल थे, मतलब सच में बहुत ज़्यादा टेरिबल। उनको सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो मुझसे ऐसी चीज़ें करवाने पे मुझे मजबूर कर रहे थे जो कि मैं कभी नहीं करता, और वो चीज़ें बहुत ही ऑफुल थी, मतलब लिटरली। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पादरी जो हैं बेचारे एक आदमी का खून कर देते हैं, और पादरी के लिए किसी का खून करना आप जानते हैं कि कितना बड़ा एक ऐसा स्टेप है जो कि वो कभी मर के भी नहीं उठाए, लेकिन इस तरह की दुनिया में रहने के लिए उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और वहाँ पे वो बता रहे होते हैं पादरी कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब हम में से कोई एक गायब ना हो जाए या फिर हम में से कोई हमारे खिलाफ ही ना हो जाए। इन्फेक्शन फैल रहा था और उसको रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने खुदा के अंदर से अपना फेथ नहीं ख़त्म किया था। मेरा विश्वास था कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक करेगा। तो हो सकता है कि तुम मेरा यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है देखो उसमें मुझे आज प्रूफ मिल गया है। मुझे इस बात का प्रूफ मिल गया है कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर फेथ रखते हैं तो वो चीज़ हमारे पास ज़रूर आती है, और आज उसकी सूरत में तुम यहाँ मेरे पास आए हो हम दोनों की मदद करने के लिए। तो वैसे अगर जहन्नुम की बात करो तो उसके मैं बहुत सारे प्रूफ पहले ही देख चुका हूँ पादरी, लेकिन जन्नत के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो मुझे अभी तक मिली कहाँ है। तो वो बोलते हैं हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी न किसी चीज़ में तो बिलीव रखना है, चाहे जन्नत हो या दोज़ख, चाहे खुदा हो या डेविल, हमें उनमें विश्वास करना होता है। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड्स होती हैं, ये एक तरह का फुलक्रम का काम करती हैं, इसीलिए हमारी ये यूनिवर्स एक तरह से बैलेंसली चलती रहती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी कभार मेरा खुद का फेट जो था वो कमज़ोर पड़ जाता था, मैं खुदा के ऊपर विश्वास करना छोड़ देता था, लेकिन मैंने जो दुआ मांगी वो अनआंसर्ड नहीं गई, और इसलिए मेरे मुश्किल वक्त में तो मेरी मदद के लिए आए। तो पनीशर बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी कि मैं वहाँ से गुजर रहा था। और पादरी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इस बात को मानते क्यों नहीं हो, ये एक प्रूफ है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, दोज़ख एग्जिस्ट करती है, और हम सबको जो है गॉड बचाता है, और उसी ने आज मुझे बचाया और इसलिए तुम्हें भेजा। तो बोलता है कि तुम इस बात को मेरे सामने ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे किसी गॉड ने नहीं भेजा है, मैं खुद अपनी मर्जी से वहाँ पे गया था। तो पादरी बोलते हैं कि देखो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम इस वक्त ऐसा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे कि तुम भी उन प्रीडेटर्स की तरह मॉन्स्टर बन चुके हो, लेकिन तुम अभी मॉन्स्टर नहीं बने हो, तुम एक इंसान हो, तुम हम में से एक हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि पादरी की बोलती बंद हो जाती है जैसे ही वो पनीशर के घर के पास आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पनीशर ने यहाँ सारे के सारे लोगों की खोपड़ियाँ काट के ट्रॉफी बना के अपने बैकयार्ड में रखी हुई हैं, और पादरी को देख के एकदम हैरत में रह जाते हैं। वो इसको अभी तक एक इंसान समझ रहे थे, लेकिन अब तक पादरी का पर्सपेक्टिव पनीशर के लिए वो बदल जाएगा।
और यहीं पे पादरी बताते हैं कि कल तक हम में से जो थे 4 लोग हुआ करते थे, एक छोटी लड़की, एक औरत, और आज और कल रात वो हमारे से मिसिंग हो गए। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहीं भटक गए हैं या उनको कोई ले गया है। कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे इस बच्चे की तरफ देख लो, ये इतना ज़्यादा देख नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा समझ नहीं सकता है, और ये खासकर इतना ज़्यादा जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यहीं पे पनिशर को जो है अपने बीवी बच्चों की तस्वीर उसने लगाई हुई होती है, उनको देख के याद कर रहा होता है। और पादरी बोलते हैं कि कुछ और सर्वाइवर्स भी जिंदा हैं। तो बोलता है कि नहीं, और कोई नहीं है, मैंने सबको देख लिया है। तो बोलता है कि वो छुपे हुए हैं, वो कैनिबल्स और तुमसे दोनों से छुपे हुए हैं। तो पनिशर बोलता है कि आखिरकार वो लोग मुझसे क्यों छुपेंगे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने कभी किसी इन्फेक्टेड के अलावा किसी और को नहीं मारा। तो बोलता है कि अगर तुम हमारे पर्सपेक्टिव से देखो, यानी सर्वाइवर के पर्सपेक्टिव से, तो तुम उन प्लाग वालों के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हो जैसे वो तुम्हारे जानी दुश्मन हो। तुम एक एक करके सारे ट्राइब लैंड्स को मार रहे हो, उनको टारगेट बना रहे हो। तो उनमें और तुम में क्या डिफरेंस रह गया है कि तुम भी एक कैनिबल की तरह ही तो एक्ट कर रहे हो। तो हमारी नज़र से तुम्हें लोग वैसे ही देखते हैं। और वो बोलता है कि वैसे तो मैं मैनहट्टन के इस पार्ट में कभी आता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जगह अपने पास मार्क करके रखी हुई थी जिनको मैं एक एक करके चेक कर रहा था, जहाँ हमारे सेफ हाउसेज हों और कोई भी चीज़ हमारे काम की जो हो सकती है हम उसको ले सकें। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? पादरी बोलते हैं देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी होगी और तुम क्या बन चुके हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे का काम कर रहे हो, तुम एक अच्छी जंग लड़ रहे हो, लेकिन सच में मेरी बात मानो, तुम ये सब नहीं कर रहे हो। तुम जिस तरह से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे हो वाकई में वो काबिल तारीफ है। तुम एक एक को चुन चुन के मार रहे हो और एक ना एक दिन तुम हो सकता है कि उन सबको मार दो और उनमें से कोई भी ना बचे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा जिंदा रहने के लिए। और अगर तुम मेरे साथ मिलकर उन अनइन्फेक्टेड लोगों को बचाओ जो कि अभी तक इस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुए हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी को एक पर्पस मिल सकता है, तुम आगे उनके लिए जी सकते हो। तो वहाँ पे पनिशर बोलता है कि पादरी तुम क्या जानो मेरे पर्पस के बारे में, मेरी सारी ज़िंदगी के लिए मुझे एक बहुत बड़ा पर्पस मिल चुका है और पिछले कुछ सालों में वो पर्पस मेरे सामने बहुत ज़्यादा क्लियर होकर आ गया है। अब मुझे किसी और पर्पस की ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन यहीं पे ये लोग जब बातें कर रहे होते हैं पीछे से आवाज़ आती है, वूहू, क्या फ्रैंकी मेरे साथ खेलने के लिए बाहर आ सकता है? और हम देखते हैं पनिशर खड़ा होता है, अपनी गन निकाल कर बोलता है कि यहीं पे छुपे रहना और इस बच्चे को बचा के रखो। तो पादरी बोलते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, ये एक ट्रैप हो सकता है। तो पनिशर बोलता है कि मैं जानता हूँ, मेरे लिए हर एक चीज़ ही ट्रैप है पादरी, तुम बाहर मत आना। और पनिशर इस तरह हम देखते हैं कि बाहर आता है और यहाँ पे डेडपूल उसने अपने सारे के सारे पीसीस को दोबारा जोड़ लिया होता है और बोलता है, फ्रैंकी, ओह हे फ्रैंकी, तुम बाहर आ गए मुझसे मिलने के लिए, तो थोड़ी सी चिट चैट नहीं कर ले हम लोग? लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा आता है अपनी दोनों गनों से उसको भूनना शुरू कर देता है और कोई लिहाज ही नहीं करता है। और डेडपूल चिल्लाता है कि जरा एक मिनट यार, मेरे हाथ में व्हाइट झंडा नहीं देख रहे, जो कि दरअसल उसकी व्हाइट अंडरवेयर होती है। और हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर गोलियां चलाते हुए उसके पास आ जाता है और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। और वो बोलता है डेडपूल कि जरा आराम से यार, दर्द हो रहा है, जरा रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। क्या तुमने उस एक्सप्रेशन के बारे में नहीं सुना कि जो तुम्हें खबर देने आता है उसको कभी मारना नहीं चाहिए? तो पनिशर उसके मुंह पे गन्स रखता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि मेरे काम का हो सके, जिसको मुझे सुनने की जरूरत हो। तो डेडपूल बोलता है कि जरा एक मिनट, मेरे पास वाकई में इस बार ऐसा कुछ है। तो पनिशर बोलता है तो मुझे सिर्फ 2 अल्फाज के अंदर बताओ कि वो क्या है। तो डेडपूल बोलता है कि 2 अल्फाज? ठीक है फ्रैंक, मैं बता सकता हूँ, मोर सर्वाइवर्स। तो पनिशर उसको जो है हम देखते हैं कि एक तख्ते से लटकाता है और उससे पूछना शुरू करता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो बोलता है कि तुम तो काफ़ी रिलीजियस आदमी निकले, मतलब मुझे जीसस की तरह यहाँ पे लटका दिया और तुम कितने प्यार से बात कर रहे हो मुझसे। तो पनिशर बोलता है कि मेरे पास एक हैंड क्रैक ट्री श्रेडर भी है, क्या मैं वो यहाँ पे लेकर आऊँ तुम इस्तेमाल करने के लिए, ताकि तुम्हारा मुंह बन रह सके? तो बोलता है कि अच्छा छोड़ो ये सारी बातें यार, मैं तुमसे यहाँ पे सर्वाइवर्स की बात कर रहा था। मेरे ख्याल से बहुत सारे सर्वाइवर्स ऐसे हैं जो कि छुपे हुए हैं, जिनके बारे में तुम अभी तक नहीं जानते हो, लेकिन वो जानता है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन वो वहाँ पे उनको जाके तंग नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उसकी ट्राइब में नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हैं इस वक्त तुम्हारे ट्राइब के अंदर मौजूद हैं, उसके ट्राइब में नहीं। और तुम जानते हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कौन जानता है, वही बूगी मैन जो कि लोगों को डराता है, वही बूगी मैन जो कि स्क्वायर टाइम्स के अंदर राज करता है। मैं उस आदमी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो यहाँ पे फौरन हाजिर हो जाएगा। और हाँ, ये मैं हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे पनिशर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो किसकी बात कर रहा था, पेशेंट जीरो। मैं उसको काफ़ी सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे अभी तक नहीं मिला, सिर्फ उसके विक्टिम्स मुझे मिले हैं। तो पनिशर बोलता है तो अगर सर्वाइवर जिंदा है तो मैं क्या करूँ उनका? तो बोलता है कि क्या मतलब, तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? मतलब तुम्हारे जैसे लोग और भी जिंदा हैं और मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। देखो ये सारी चीज़ें तुम जो पिछले सालों से करते आ रहे हो और तुमने बहुत सारे लोगों को भी मारा, मुझे भी बार बार मारा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे पास इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि वो चाहता है कि तुम दोनों मिलके आपस में कुछ बातचीत कर लो, मतलब बड़े लोगों की तरह बैठ के ये मार धाड़ का मामला ख़त्म करना पड़ेगा। वो तुमसे बात करना चाहता है। तो हम देख रहे हैं कि डेडपूल यहाँ पे जो है उसका मैसेज लेकर आया है और उसको एक ऑफर दे रहा है कि वो लोग आपस में बैठ के बात करें। और हम देखते हैं कि पादरी जो है वहाँ पीछे से छुप के उस बच्चे के साथ ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है।
तो पनिशर बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो कि तुम्हें लगता है कि मैं एक ब्रेन डेड कैनिबल के साथ बैठ के बातचीत करने वाला हूँ, उसके साथ मीटअप करूंगा, रियली? तो वहाँ पे डेडपूल मुस्कुराता है और बोलता है लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है फ्रैंकी, कि तुम्हें उससे मिलने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से यहीं पे मौजूद है। और फ्रैंक हम देखते हैं उसकी तरफ घूर के देखता है और अगले पल वो पादरी की तरफ जाता है ताकि उन लोग को देख सके। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि जब फ्रैंक वापसी अपने घर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे वो चिल्लाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और हम दरअसल देखते हैं कि वहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि पेशेंट जीरो, जो कि अब अजीबो गरीब मॉन्स्टर और साइज में भी काफ़ी बड़ा हुआ है, वो यहाँ पे उस बच्चे और पादरी को अपने वेब्स में फंसा देता है और बोलता है पनिशर, हमें बात करनी चाहिए सैल्वेशन के बारे में। टू बी कंटिन्यूड।